नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व पर अपने विचार किए साझा। आयुष्मान भारत योजना का किया जिक्र। कहा, भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालक, लाखों लोगों के पास है यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी। आतंक के गढ़ पाकिस्तान की अब वैश्विक मंच पर खुलेगी पोल। पहले चरण में संजय झा, कनिमोई और श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाले डेलीगेशन को विदेश सचिव ने किया ब्रीफ। टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी बने प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील, 3 मुद्दों पर ही सुनवाई रहे फोकस। सुनवाई कल भी रहेगी जारी। विकसित भारत के लिए जरूरी है रेगुलेशन और स्वतंत्रता का संतुलन। सीसीआई की वार्षिक बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के विजन के लिए नवाचार, समान अवसर और बदलते बाजार की जरूरतों को समझने पर दिया जोर। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान पर दिया जोर। कहा, भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए कृषि को $1 ट्रिलियन का हासिल करना होगा लक्ष्य। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश जाने वाले सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के 3 दलों को आज संसद भवन में विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहले चरण में उन्होंने ब्रीफिंग दी। पहलगाम में आतंकी हमले और जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया है उसका एक सदस्य पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की करतूतों का लेखा जोखा दुनिया के सामने रखने जा रहा है। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सभी सदस्य भारत के तमाम साझेदार देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करेंगे। जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे और डीएमके सांसद कनिमोई की अगुवाई वाले 3 दलों को आज ब्रीफिंग दी गई। दरअसल ऑल पार्टी डेलीगेशन 7 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें से आज 3 दलों को ब्रीफिंग दी गई। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज बुलंद करेगा। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को विदेश मामलों की संसदीय समिति के सामने तमाम मुद्दों पर स्थिति को स्पष्ट किया। ये बैठक करीब 3 घंटे चली। ऑपरेशन सिंदूर का सच दुनिया के सामने रखने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में टीएमसी से अभिषेक बैनर्जी शामिल होंगे। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी अभिषेक बैनर्जी को भेजने पर सहमत हो गई हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने इस प्रतिनिधिमंडल से दूरी बना ली थी। पहले टीम में यूसुफ पठान का नाम शामिल किया गया था। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खुद इस मामले में ममता बनर्जी से बात की थी। उन्होंने टीएमसी की तरफ से प्रतिनिधि को लेकर फैसला लेने की अपील की थी। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में राजभवन में यूनिफाइड कमांड की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। नियंत्रण रेखा की अग्रिम चौकियों पर कैसे हमारे वीर जवान हर पल चौकन्ना रहकर सीमा की रक्षा करते हैं और कैसे पाकिस्तान के आतंकवादी लॉन्च पैड और चौकियों को ध्वस्त करते हैं, देखिए नियंत्रण रेखा की एक अग्रिम चौकी से डीडी न्यूज संवाददाता अश्वनी मिश्र की खास रिपोर्ट। और अश्वनी मिश्र की इस खास रिपोर्ट को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त किया जाए। आप देख सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके से हमारे शूरवीर, हमारे सेना के जवान लगातार सर्विलांस करते रहते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो रात में 2:30 बजे के आसपास
पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया और जब सीज फायर वायलेशन किया तो यहाँ पर मुस्तैद हमारे जवानों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। हर तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए, हैवी आर्टिलरी गन के साथ साथ लेटेस्ट जो हमारे एम्यूनिशंस हैं उनका इस्तेमाल करते हुए न केवल उन्होंने पाकिस्तान की अनेक अग्रिम चौकियों को ध्वस्त कर दिया, बल्कि साथ ही साथ अनेक टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया। इसके सामने अगर देखें तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो हमारा हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है और यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार निगहबानी करते हैं हमारे शूरवीर, हमारे रणबांकुरे, और साथ ही साथ पाकिस्तान की हर उस हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हैं जो पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के उस पार से करता है। आतंकवादियों का घुसपैठ कराना, आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेशन करना और साथ ही साथ सीज फायर वायलेशन के जरिए यहां पर उनको एक प्रोटेक्शन देकर आए दिन लॉन्चिंग पैड के जरिए, टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड के जरिए आतंकवादियों को घुसाने का काम पाकिस्तान करता रहता था। लेकिन अब पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरी फेंसिंग कर दी गई है। पूरी तरीके से यहां पर सेना के जवान मुस्तैद रहते हैं। पाकिस्तान की अनेक अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर जमींदोज कर दिया गया है। पाकिस्तान को इतना भारी भरकम चोट पहुंचाया गया है कि पाकिस्तान की न केवल कमर टूट गई है बल्कि आतंकवादियों के मनोबल भी ध्वस्त हो गए हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर हमारे रणबांकुरे, हमारे सेना के जवान, हमारे वीर प्रहरी, हमारे सजग सैन्य कर्मी यहां पर लगे रहते हैं। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज। और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कल भी जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। आज हुई सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि शुरुआत में 3 बिंदु तय किए गए, हमने 3 पर जवाब दिए, लेकिन पक्षकारों ने इन 3 मुद्दों से भी अलग मुद्दों का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 3 ही मुद्दों पर फोकस रखे। मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल की मांग का विरोध करते हुए कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास दूसरे मुद्दों का जवाब नहीं है, लेकिन नए मुद्दे उठाना कोर्ट के साथ सही नहीं है। वहीं कोर्ट ने पूछा कि क्या वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान पहले से था। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत कानून में पहले से थी, पर पहले ऐसा नहीं था कि रजिस्ट्रेशन न होने पर उसका वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने सिब्बल की इस दलील को रिकॉर्ड कर लिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान सैकड़ों वर्षों से है। अयोध्या फैसले में भी इस प्रावधान को अहमियत दी गई है। सिब्बल ने कहा कि नए कानून में प्रावधान किया गया है कि धर्मांतरण के जरिए इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति 5 साल से पहले वक्फ नहीं कर सकता। ये प्रावधान पूरी तरह असंवैधानिक है। इस बीच मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आमतौर पर कोर्ट किसी विधेयक के अमल पर अंतरिम रोक नहीं लगाते हैं। ऐसा केवल तभी होता है जब कानून को चुनौती देने वालों का केस बहुत मजबूत हो। सिब्बल ने इस पर कहा कि नए कानून में कोई भी व्यक्ति वक्फ प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है। इस स्थिति में डीएम पहले ही ये मानकर जांच करेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। अहमदाबाद नगर निगम के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अहमदाबाद नगर निगम ने चंदोला क्षेत्र में 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। अहमदाबाद नगर निगम की टीम 3 शिफ्टों में काम करके इस अभियान को पूरा करने वाली है। अतिक्रमण हटाने का कार्य करीब 3 से 4 दिनों तक चलेगा। कार्रवाई के दौरान इलाके में एसआरपी की 25 कंपनियां और 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अतिक्रमण हटाए जाने की प्रक्रिया अगले 3 से 4 दिनों तक चल सकती है। आपको बता दें कि अहमदाबाद नगर निगम और पुलिस ने चंदोला झील क्षेत्र के पास बनी अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के लिए यहां अभियान शुरू किया है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के 16वें वार्षिक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाजार को कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए कार्य करना चाहिए। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 भारत में प्रतिस्पर्धा कानून के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा है, जिसने आयोग की प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत किया है और साथ
साथ ही एक अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी नियामक ढांचे का निर्माण किया है। It's not just a celebration of an institution, but also a confirmation of a principle that markets must work for the many and not just for the few. That itself captures the free market, democratizing the market principle. The Competition Amendment Act of 2023 has been an important landmark in the evolution of the competition law in India, strengthening the Commission's enforcement capabilities, while simultaneously creating a more facilitative and transparent regulatory framework. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में 724 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास और नवनिर्मित पुलिस लाइन्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक भी नागरिक को छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, और आज पाकिस्तान दुनिया में गुहार लगा रहा है कि एक बार बख्श दो। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। योगी आदित्यनाथ ने साथ ही पिछली पूर्ववर्ती सरकारों पर भी हमला बोलते हुए कहा कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। शाम होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उत्पाती सड़कों पर आकर के तांडव करते थे। न बेटियां सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व या त्योहार के पहले ही लोगों के घर में, लोगों के मन में एक आशंका आ जाती थी, पता नहीं अब क्या होगा। इन दोनों के बीच का समन्वय था समाजवादी पार्टी और पहले की सरकार। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। सायंकाल होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उपद्रवी और उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। प्रदेश में विकास ठप हो गया था। एक तरफ उपद्रव और दूसरी तरफ अंधेरा। इन दोनों के बीच का समन्वय था समाजवादी पार्टी और पहले की 2017 की पहले की सरकारें। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने 20 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे हैं। दुर्ग भिलाई में 22 जगहों पर कार्रवाई जारी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की कई टीमें 4 गाड़ियों में सुबह 4 बजे भिलाई पहुंची। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार साल 2019 से 2022 तक सरकारी शराब की दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई थी। इससे शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। मंगलवार की सुबह भारी बारिश के कारण गुवाहाटी के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा।
उधर दक्षिण भारत में प्री मानसून बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन उतनी ही आफत भी झेलनी पड़ रही है। कर्नाटक के मंगलुरु में कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण शहर के कादरे इलाके में एक पेड़ उखड़ गया। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। सड़क साफ करने का काम जारी है। मौसम विभाग ने क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें तटीय कर्नाटक और आसपास के जिलों में भारी से बहुत भारी और अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक बारिश की भविष्यवाणी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जिनमें राजगढ़ स्टेशन भी शामिल है। अलवर जिले के राजगढ़ रेलवे स्टेशन का भारत सरकार द्वारा अमृत भारत योजना के तहत 13 करोड़ रुपए से अधिक राशि की लागत से पुनर्निर्माण करके हेरिटेज लुक दिया गया है, जिसका 22 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। मंगलवार को राजगढ़ रेलवे स्टेशन का जयपुर मंडल के ADRM संजीव दीक्षित ने जायजा लिया और स्टेशन का निरीक्षण किया। राजगढ़ स्टेशन पर 13 करोड़ 10 लाख की राशि से डेवलपमेंट के विभिन्न प्रकाश कार्य किए गए। इसमें जो मुख्य रूप से जो नए कार्य किए गए, इसमें सर्कुलेटिंग एरिया का विकास किया गया है। सर्कुलेटिंग एरिया के अंदर विभिन्न प्रकार की जैसे कि 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ऑटो की पार्किंग्स डेवलप की गई है। साथ ही जो स्टेशन की मेन एंट्री की जो पोर्च है, वहाँ पोर्च बनाया गया है। एंट्री और एग्जिट को अलग अलग किया गया है। साथ ही साथ स्टेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर शेड बनाए गए हैं। ये हमारा जो वेटिंग हॉल है, इसको बनाया गया है। ये काफी बड़ा AC वेटिंग हॉल बनाया गया है। साथ ही जो स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करने के लिए जो FOB फुट ओवर ब्रिज कहलाता है, वो 12 मीटर चौड़ाई का फुट ओवर जो है बनाया गया है, जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स और कुछ अलग गेमिंग जोन वगैरह डेवलप किए जाएंगे। 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से राजगढ़ स्टेशन का पुनर्विकास कार्य हुआ है, जिसमें स्टेशन का सौंदर्यीकरण, नई वातानुकूलित वेटिंग रूम एवं रैंप का और एक ये कोच डिस्प्ले सिस्टम और स्टेशन पर नई पार्किंग दोनों तरफ 4 व्हीलर और ये 2 व्हीलर की और नया एक पार्क का विकसित हुआ है। पहले के बजाय हम इसको बहुत अच्छा देखते हैं और बहुत ही बढ़िया काम किया है इन्होंने। यहाँ से जैसे एंट्री गेट है, आउट गेट है, इधर पार्किंग वगैरह अच्छी सुविधा है, इधर लॉन बना दिया, मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी करने के लिए इधर कार पार्किंग बना दी और अंदर मुसाफिरों के लिए गेस्ट हाउस वगैरह से आराम जो करते हैं उसके लिए भी अच्छा व्यवस्था कर रखी है, वेटिंग रूम जिसको बोलते हैं, और स्टेशन पर बैठने के लिए भी अच्छी सुविधा कर रखी है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत भारत योजना के तहत इसका कायाकल्प होता है, जिससे पूरा परिक्षेत्र अपने आप को गौरवान्वित एवं प्रफुल्लित महसूस कर रहा है। ऐसा स्टेशन आसपास के कहीं भी कोई जगह नहीं है जो राजगढ़ को दिया है। इसमें सारी सुविधा दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 13 करोड़ रुपए के करीब की लागत से अमृत भारत योजना के तहत पुनर्निर्माण रेलवे स्टेशन का करवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को देश भर में अमृत भारत स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इसमें पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा गोरखपुर लूप लाइन रेलखंड का बलरामपुर एक प्रमुख स्टेशन है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 10 करोड़ की लागत से बलरामपुर स्टेशन का कायाकल्प किया गया है, जिसके बाद ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो गया है। बलरामपुर से दिल्ली, मुंबई, भोपाल, ग्वालियर आदि नगरों से सीधी रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। वहीं स्टेशन से मात्र 16 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल एवं बौद्ध तीर्थ स्थल श्रावस्ती में बड़ी संख्या में देश विदेश से यात्री भी इस स्टेशन से यात्रा करते हैं, जिसे देखते हुए यहां सुविधाओं का विकास किया गया है। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर खुशी जाहिर करते हुए पीएम मोदी और सरकार की प्रशंसा की और आभार जताया। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना से सहारनपुर के रेलवे स्टेशन की भी सूरत बदल गई है। पहले चरण में 15 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम किया गया है। रेलवे स्टेशन पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा और उसके पास रेलिंग में हरियाली लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र है। रात के समय रंग बिरंगी लाइटें स्टेशन की शोभा बढ़ा रही हैं। वहीं मुख्य गेट भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। प्लेटफॉर्म पर ग्रेनाइट पत्थर चमक रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों गेट की तरफ पार्किंग तैयार की गई है।
अंबाला डिवीजन के डीआरएम ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मध्य प्रदेश में भी तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में धार में महिला शक्ति के सम्मान में सिंदूर शौर्य यात्रा निकाली गई। ये यात्रा धार के लालबाग से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए लालबाग में ही आकर संपन्न हुई। रैली में धार विधायक नीना वर्मा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। यात्रा के दौरान वाहन में सवार भारत माता बनी बालिका आकर्षण का केंद्र रही। हम लोग यहाँ पर जो पाकिस्तानियों को धूल चटाई है हमारी सेना ने, उसके उत्साहवर्धन के लिए और उसके जो भी उन्होंने कार्य किया है वो वीरता का कार्य किया है, उसके लिए हम यहाँ पर बहुत अच्छी शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। हम इस वाहन रैली के माध्यम से समस्त मातृशक्ति और देशवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं हैं। हम नगर, देश में और राष्ट्र में हर कदम पर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। जो हमारी बहनों ने आज बॉर्डर पर शौर्य दिखाया है, मिशन सिंदूर को कंप्लीट किया है, हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने जिस शौर्य के साथ हमारे देश में जो युद्ध किया है, हमको जो सफलता दिलाई है, उन सब के सम्मान में हमने आज ये रैली का आयोजन किया है। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी सरकार ने चलाया और सैनिकों ने उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करा, उसी के लिए सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए और उन्हें एक धन्यवाद देने के लिए हमारी ओर से शौर्य यात्रा महिलाओं की निकाली जा रही है। ये वाहन शौर्य यात्रा है पूरे सैनिकों के लिए, देश में सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथ देने वाले हर एक व्यक्ति के लिए। हम सब सेना और राष्ट्र के साथ खड़ी है। वीरों के सम्मान के लिए, उन सैनिकों के सम्मान के लिए हम अपने तन मन धन से, महिलाएं हमेशा उनका साथ देंगी, मातृशक्ति उनके साथ हैं। वीरों के इस सम्मान के लिए हम धार में एक वाहन रैली निकाल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के पांगी में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। पांगी के 13,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फबारी के बीच निकली तिरंगा यात्रा में भरमौर के विधायक सहित काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों ने भारतीय सेना के पक्ष में नारेबाजी की। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों का उत्साह देखते ही बनता था और तिरंगा हाथ में लेकर लोग इस यात्रा में शामिल हुए। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की बहादुरी के सम्मान में महाराष्ट्र के नांदेड़ में तिरंगा यात्रा निकाली गई। डॉक्टर शंकरराव चौहान प्रतिमा स्मारक से छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिमा तक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में कैबिनेट मंत्री अतुल सावे, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अशोक राव चौहान समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। राजनेताओं के अलावा बड़ी संख्या में नागरिक, व्यवसायी, छात्र और पूर्व सैनिक तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने। बारिश के बावजूद रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। अतुल सावे ने भारतीय सैन्य कर्मियों की बहादुरी को सलाम किया और कहा कि पाकिस्तान को भारत उसी तरह जवाब देगा जिसका वह हकदार है। वहीं अशोक राव चौहान ने सेना के असीम शौर्य और पराक्रम को सलाम किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी तिरंगा यात्रा आयोजित की गई है। खंडवा में मातृशक्ति संगठन द्वारा एक विशाल सिंदूर शौर्य यात्रा निकाली गई। ये रैली शहर के मार्गों से होती हुई केवल राम चौराहे पर समाप्त हुई। इस दौरान समस्त मातृशक्ति संगठन ने सैनिकों के सम्मान में बढ़ चढ़कर नारेबाजी की और भारत माता की जयकारे लगाए। कार्यक्रम के दौरान सैनिकों और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया गया। सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़कर इतिहास रच दिया है। राजस्थान के सीकर जिले के चक गांव की रहने वाली गीता सीआईएसएफ की पहली ऐसी महिला अफसर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। सीआईएसएफ के महानिदेशक और सभी रैंक के अधिकारियों ने गीता समोता को बधाई दी है। गीता समोता ने न केवल सीआईएसएफ को गौरव दिलाया है, बल्कि सीमाओं से परे उत्कृष्टता हासिल करने की आकांक्षा रखने वाली सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श के रूप में उभरी हैं।
हॉकी इंडिया 100 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। इस अवसर पर हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों के कल्याण और उत्थान के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हॉकी इंडिया ने विशेष शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस छात्रवृत्ति से राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम में हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह भी शामिल हुए। साथ ही एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के चेयरमैन अजीत चौहान, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे और डिफेंडर ज्योति भी इस मौके पर मौजूद रहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।